और शुक्ला आपका टेक पे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का ये वीडियो जो होने वाला है वो कंप्यूटर ऑपरेटर का क्वेश्चन पेपर 2013 का सॉल्यूशन है और उसका ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, वहां से आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। तो उसके आगे का हम लोग पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 80 क्वेश्चन होने वाले हैं। 30 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया है, 30 क्वेश्चन इसमें करेंगे और बचे हुए 20 क्वेश्चन का पार्ट 3 में हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा सा डिटेलिंग में इसका सोल्यूशन करना है तो थोड़ा सा इसमें हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिएगा। हर एक ऑप्शन को, क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए और उसके मीनिंग को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन ताकि आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक उसी के थ्रू पहुंचेगी। ठीक है, अगर सोशल मीडिया आपने हैंडल को फॉलो नहीं किया है तो आप अबाउट सेक्शन में जाकर यूट्यूब के वहां से सारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इसके नोट्स और पीडीएफ हमें टेलीग्राम में ही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये हुआ है कि अ फीचर्स इन एमएस एक्सेल हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग by observing the effect of change in condition on one data set on another data set is called। देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें बोला हुआ है डिसीजन। ठीक है, डिसीजन की बात आ रही है तो डेटा फिल्टर हमारा नहीं होगा, चार्टिंग नहीं होगा और डेटा सीरीज नहीं होगा। ऑप्शन सीधे सीधे डिसीजन से हमारा व्हाट इफ एनालिसिस में ही पहुंच जाएगा। इसका रीजन समझते हैं। देखिए सबसे पहली चीज डिसीजन की अगर बात करूं तो इफ एल्स डिसीजन मेकिंग से है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है तो कंडीशन हमारी इफ एल्स में आती है। तो यहाँ पे आपको कुछ सोचना ही है नहीं है, इफ कंडीशन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपिंग द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट टू डिफरेंट एरियाज टू डॉक्यूमेंट एंड डन यूजिंग विच ऑप्शन। पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं? पैराग्राफ में आप अलाइनमेंट और जो लाइन स्पेसिंग की प्रॉब्लम होती है उसको आप चेक करते हैं। कॉपी पेस्ट में ये आपका एडिट कॉपी पेस्ट हो जाता है। कांट बी डन तो होगा ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक हट गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। टू कनेक्ट अ टेक्स्ट फ्रेज इन डॉक्यूमेंट अनदर डॉक्यूमेंट वी यूज। अब ध्यान से समझना है, जब हम कनेक्ट करते हैं, क्या कनेक्ट करते हैं? एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज होता है? हमारा हाइपरलिंक यूज होता है। क्या यूज होता है? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एग्जैक्टली क्या होता है? कनेक्शन के लिए एक तरीके से लिंक क्रिएट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। माइक्रोज इन एमएस एक्सेल में भी बेस्ट डिस्क्राइब एज फॉलो। देखो माइक्रोज को समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जो रिपीट मोड में हमारा काम करता है। जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लूप का काम होता है ना, वो एग्जैक्टली वही थोड़ा सा कुछ काम होता है हमारा माइक्रोज का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन इन एमएस एक्सेल और क्रिएटिंग स्मॉल प्रोग्राम टू रिपीटेडली प्ले थ्रू शॉर्टकट कीज। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Defining constants and rule regarding the range and type of data that can be inputted a worksheet range in MX Excel। तो देखो हम जब बात करते हैं कि कोई भी मान लो ये फील्ड है, ठीक है, और इस फील्ड में कोई भी डेटा को हमें क्या करना हो? चेक करना हो कि जो इनपुट डेटा आ रहा है वो एक प्रॉपर रेंज में है कि नहीं है। ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर रेंज में है कि नहीं है, जो इनपुट डेटा आया है वो सही है कि नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डेटा को वैलिडेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये वैलिडेशन रूल है। हम वैलिडेट कर रहे हैं कि कोई डेटा इनपुट सही है कि नहीं है, डिफाइन जो हमें डिफाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट यूजिंग फॉर्मूला इन एमएस वर्ड यूजिंग ऑप्शन। अब देखिए इसमें से जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? हम जो टेबल होता है, टेबल के अंदर क्या होता है? फॉर्मूला जो होता है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं? इस चीज को चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हैंड-आउट मास्टर ऑप्शन हैज द फॉलोइंग यूज। हैंड आउट द representation that you wish to make available. Allow features like header, footer and date and time. Allow
मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड ऑन पेपर और या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन हमारे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सॉल्वर ऑप्शन इन एमएक्स एक्सेल यूज फॉर। जो सॉल्वर ऑप्शन होता है वो सॉल्वर ऑप्शन किसके लिए होता है, सॉल्वर ऑप्शन एक्चुअली में डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। ठीक है, सॉल्वर ऑप्शन क्या होता है, डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए ये एक्सेल पॉइंट, एक्सेल से रिलेटेड, एमएस वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इनमें आपको आप ना तो इसको रट के आंसर कर सकते हैं, ना तो आप इसको कहीं से ऐसे पढ़कर, ये एग्जैक्टली अगर आपने यूज किया है एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड वगैरह यूज किया, तो आप इस चीज को डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा फैक्चुअल डेटा नहीं होता है, या कोई इसके पीछे ऐसी कोई लॉजिक नहीं होती है, ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन के थ्रू हमें इसका आंसर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लैन मैन और वैन। तो देखो इसमें हालांकि बेसिक जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, लैन होता है, मैन होता है और वैन होता है। बट अगर आपको मैं बोलूँ तो इसमें दो चीज आपको और देखने को मिलेगी, एक आपको मिलता है कैन देखने को, और एक मिलता है पैन। जो पैन होता है वो एक्चुअली लैन से भी छोटा होता है, यानी पैन एक्चुअली में यहाँ आएगा, और जो कैन होता है वो इन दोनों के बीच पाया जाता है, यानी ये यहाँ होगा कैन। तो कई बार क्या होता है, आपको कई जगह पे तीन चार पांच ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, बट मेजरली तीन टाइप के होते हैं, और ये एक्चुअली किस कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं, तो इनको जियोग्राफिकल एरिया या जियोग्राफिकल कवरेज के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा अगर मैं इनको बढ़ते क्रम में लिखूं या फिर इनको इस क्रम में लिखूं, तो आप ऐसे लिख सकते हो कैन, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा मैन, और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा वैन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बेनिफिट ऑफ नेटवर्क डोंट इंक्लूड इम्प्रूव इंफॉर्मेशन शेयरिंग, बेटर मॉनिटरिंग ऑफ वर्कर परफॉर्मेंस, शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। तो बेनिफिट पूछा है तो लो मेंटेनेंस कॉस्ट तो नहीं होती है, और कॉस्ट तो बहुत ज्यादा हाई होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, if you use either telnet or ftp, which the highest layer you are using the transmit data। तो अगर हम ftp या telnet यूज कर रहे हैं, तो देखो ftp से अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग हमारा कोई भी डेटा ट्रांसफर होता है। टेलनेट किसके लिए यूज होता है, टेलनेट हमारा यूज होता है रिमोट कंट्रोल के लिए। ठीक है, किसी भी सिस्टम रिमोट कंट्रोल करते हैं। अब देखो एफटीपी से ना समझ में आया, समझ में आता है, बट टेलनेट से हमें एग्जैक्टली ये पता चल जाता है कि ये कौन सा लेयर यूज करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन लेयर। रीजन बता दें, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब से किसी भी सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसमें हमें क्या चाहिए, एप्लीकेशन लेयर ही एक्सेस करना पड़ेगा, यानी जो हम एप्लीकेशन को देख रहे हैं उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Which of the following TCP/IP protocol allow an application program to one machine to send a datagram। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही हमारा ऑप्शन दिया रहता है आंसर, तो यहाँ डेटाग्राम का यूज किया गया है, डेटाग्राम टू एन एप्लीकेशन यूजिंग अनदर मशीन। देखो VMTP नहीं होगा हमारा, H25 नहीं होगा, SMTP नहीं होगा। UDP क्या होता है, यूजर डेटाग्राम, पैकेट मत कर देना, प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अ मॉडेम इज कनेक्टेड इन बिटवीन टेलीफोन लाइन एंड इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा, देखो नेटवर्क होगा नहीं, नेटवर्क हमारा कंप्यूटर नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, सीरियल पोर्ट होगा। सीरियल पोर्ट, देखो थोड़ा सा पोर्ट के बारे में बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। आप समझिए कि जो जैसे अगर आप सीपीयू देख रहे हो, ठीक है, सीपीयू के बैक साइड में आपने देखा होगा बहुत सारे पोर्ट लगे होते हैं। ये एक्चुअली क्या होते हैं, यहाँ पे वायर वगैरह लगाने होते हैं। अब ये मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ पोर्ट की, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे अगर आपने कभी नोटिस किया हो, यूएसबी अगर मैं माउस लगाऊं या फिर
कीबोर्ड लगाओ, दोनों में माउस तो हमारे सेम मतलब उसका जो पोर्ट होता है वो तो सेम होता है, हम उसी में कीबोर्ड भी लगा सकते हैं, उसी में माउस भी लगा सकते हैं। बट आप कैसे आइडेंटिफाई सीपीयू कैसे आइडेंटिफाई करता होगा कि ये सीपीयू मतलब जो आपने इनपुट लगाया है ये माउस है, ये कीबोर्ड है या फिर कोई अदर डिवाइस है। तो हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए सीरियल पोर्ट को क्या किया गया, फिक्स किया गया। आप सीरियल पोर्ट एक सॉफ्टवेयर ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि सॉफ्टवेयर का एक एड्रेस होता है, एक कोड होता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए एक कोई पोर्ट मैंने ले लिया 23 सपोज करिए। अब ये 23 पोर्ट किसी हार्डवेयर के लिए रजिस्टर होगा। जैसे आप उसको एंटर करते हो तो इधर से एक एड्रेस जाता है, उधर से एक एड्रेस तो मैच करता है। सीरियल पोर्ट अगर मैच करेगा तो वो उस हार्डवेयर को उसी तरीके से ट्रीट करेगा। इसलिए सीरियल पोर्ट क्या होगा हमारा, ये हमारा सीरियल पोर्ट इसका आंसर सही हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। What is the purpose of routing table? To store every address of every node, to know the exact location of destination address, to flood network, या फिर to find most efficient route to the destination। देखो अगर हम रूट यूज करते हैं, देखो राउटर जो यूज करते हैं तो राउटर क्या करता है, राउटर का नाम से हमें पता चल रहा है कि रूट डिसाइड करता है। तो यहाँ पे वैसे हो सकता था ये भी एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेस, बट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती। ये क्या करता है, मोस्ट इफिशियंट रूट टू डेस्टिनेशन। सपोज करिए मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ ए है, यहाँ पे बी है। अब इस ए से बी में जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, हो सकता है पॉसिबल ये भी हो सकता है ये भी हो, ऐसे करके एक कोई रास्ता ऐसे करके बना हुआ है, या फिर कोई रास्ता ऐसे बना हुआ है। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, मैं इनको नाम दे दे रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मान लो ये ऊपर वाला नंबर 3 और ये नंबर 4। अब पॉसिबल है कि ए से बी कम्युनिकेशन में मैंने कई सारे पैकेट भेजे, तो हो सकता है पहले में इफिशिएंट रास्ता हमारा 1 रहा हो, वो 1 से भेज दो। लेकिन उस समय जब पैकेट जा रहा होगा उसी समय मैंने अगर मान लो सेकंड पैकेट भेज दिया, तो सेकंड पैकेट भेजे जाएंगे तो 1 में तो ऑलरेडी जा रहा है, ट्रैफिक है, तो हमारा सेकंड रूट चूज करेगा। 2 में भी ट्रैफिक है तो थर्ड में। तो जो मोस्ट इफिशिएंट हमारा क्या होगा, रूट होगा, वो डेस्टिनेशन तक का, उसको वो चूज करके उसमें भेजेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर द डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट। अगर मैं कहूँ कि डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट किसमें होता है, तो आपको पता होगा कि नेटवर्क लेयर का तो काम है नेटवर्क को देखना, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है टीसीपी आईपी, इन दोनों का काम है। डेटा लिंक लेयर भी इसी कम्युनिकेशन में आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेशन लेयर। टोटल ओएसआई मॉडल में कितने होते हैं, 7 लेयर होते हैं। ठीक है, इन 7 लेयर को याद रखिएगा। एप्लीकेशन लेयर हो गया हमारा, ठीक है, इधर से याद करो तो ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल लेयर हो गया, फिर डेटा लिंक लेयर हो गया, फिर नेटवर्क लेयर हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फिर हमारा सेशन लेयर हो गया, फिर हो गया प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, फिर हो गया हमारा एप्लीकेशन। तो आप देखो 7 लेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 लेयर आपको याद रखने हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोटोकॉल होंगे ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम आर बेसिकली सिंपल क्लाइंट एंड सर्वर सिस्टम, इंटरनेट बेस्ड सिस्टम, फास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम। तो देखो बेसिक सिंपल क्लाइंट एंड सर्वर सिस्टम तो है भी, वो तो सही बात है। तो मतलब क्लाइंट एंड सर्वर इन द सेंस, देखो रिजर्वेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, रिजर्वेशन में क्या होता है, रिजर्वेशन में एक्चुअली जो जैसे मान लो मैं यहाँ क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे मैं इसको मान लेता हूँ ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, सर्वर है। तो अगर मैं इन इसको बोलूँ तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से अगर कोई भी क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, तो सर्वर उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है। बट इंटरनेट बेस्ड सिस्टम का मतलब ये होता है कि इंटरनेट पर आधारित है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में देखो तो इसमें ऑप्शन बी एंड सी दिया हुआ है, फास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क तो एक ही जगह होता है, जब हम कहीं से भी सिस्टम को क्या करते हैं, आप देखिए कहीं से भी अगर हम एक्सेस करना चाहें कर सकते हैं। हर जगह का जो कह सकते हो कि सीट जो रिजर्वेशन होता है एक्चुअली में वो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरह होता है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा वो बी एंड सी होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 127 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर वैन हार्डवेयर। वैन हार्डवेयर के लिए एसेंशियल पार्ट कौन सा, या कौन सी डिवाइस जो है एसेंशियल है इसके लिए। तो देखो वैन के लिए राउटर क्या होता है हमारा, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि राउटर ही रूट डिसाइड करता है। अगर राउटर से कनेक्शन नहीं होगा तो हमारा रूट डिसाइड नहीं होगा, एक डेटा दूसरे डेटा मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डेटा हमारा ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ लोकल डिवाइस। तो आपको भी पता है कि इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा वो क्या होगा हमारा, ARP, ठीक है, ARP क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। ARP क्या करता है एक्चुअली में, इसका जो ARP की मैं बात करूं तो ARP रेजोल्यूशन के मतलब बात करता है, यानी प्रोटोकॉल जो एड्रेस की बात करे, ठीक है। तो आप इसको एड्रेस से याद रखिएगा, ए से एड्रेस आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होगा इसका एड्रेस, ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। what is the drawback of using a bus topology? Only a pair of node can be connected. Performance degrade as additional computers are added on highway traffic. There is no drawback. Very slow data rates. तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो इसमें बहुत सारे, अगर मैं बात करूँ तो एक सिस्टम में बहुत सारे क्या मतलब एक वायर में बहुत सारे कनेक्शन बन जाते हैं, तो इसमें ट्रैफिक जो होता है वो हमारा बहुत ज्यादा जनरेट होता है। तो ट्रैफिक को आपको ध्यान रखना है कि इसमें, क्योंकि देखो एक भी सिस्टम अगर ऐड होता है, यहाँ मान लो मैंने ऐड कर दिया, तो ये सारे सिस्टम क्या एक ही वायर पे क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई ये डेटा पैकेट यहाँ से ट्रांसफर करता है तो ये एक ही वायर में जा रहा है, यहाँ से ये भी ट्रांसफर कर देगा, यहाँ से ये भी ट्रांसफर कर देगा, एट अ टाइम बहुत सारे ट्रैफिक जनरेट हो जाते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक हो जाता है, स्लो हो जाता है हमारा सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। पोर्ट एड्रेस इन टीसीपी आईपी इज कितने बिट का होता है, तो आपको भी पता है क्या 16 बिट होता है, ये सिंपली हमारा क्वेश्चन था, 16 बिट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ रिमोट बैच प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन विच डेटा इज स्लोली इनपुट टू अ सेंट्रल कंप्यूटर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसको जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, सिंप्लेक्स लाइन होगी, क्लियर है ये चीज। तो जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेशन होता है उसमें सिंप्लेक्स लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following device is used to connect two system, especially if the system use different protocol। अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, गेटवे होगा। तो ध्यान से समझना, रिपीट किसके लिए यूज होता है, रिपीट मान लो कि लॉन्गेस्ट पाथ में हम कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कोई भी वायर के बीच क्या होगा हमारा, जो एक तरीके से रिपीटर हमारा लगता है, और ये रिपीटर क्या करता है, डेटा को एम्पलीफाई मतलब जो सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई करके आगे भेजता है, उस सिग्नल को एक्सेलरेट करके भेजता है। एक्सेलरेट इन द सेंस की स्पीड वही हमारी मेंटेन है जो स्लो हो जाती है, ठीक है। हब क्या करता है, हब छोटे पार्ट मतलब कह सकते हैं 3-4 सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हब का यूज करता है। ब्रिज भी हमारा क्या करता है, दो कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, गेटवे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी होस्ट्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग सबनेट मास्क इतना। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। कैसे सही होगा देखते हैं, देखो लास्ट हमारा मैक्सिमम कितना जा सकता है, 255, क्लास सी का है हमारा ये, तो क्लास सी में लास्ट में 255, अगर मैं इसको 48 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, देखो 48 भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। तो 7 में 48, एक सेकेंड, हाँ इसमें लास्ट वाला जो होगा ना ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दो हमारी आईपी एड्रेस रिजर्व होती है, तो ये हमारा दो सबनेट मास्क क्या होगा, रिजर्व होगा, तो वो हमारा हट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, what part of 192.168.10.51 is the network ID assuming a default subnet mask। तो इसमें ये बोल रहा है कि डिफॉल्ट सबनेट मास्क अगर अज्यूम करते हैं तो इसका क्या होगा,
डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, यही ना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर देखो, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क हमारा अगर मैं इसको अज्यूम करूँ तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस यूज टीसीपी। टीसीपी क्या यूज करता है, तो इसमें तो देखो सिंपली हमारा एसएमटीपी यूज होगा, एसएमटीपी के बाद एचटीटीपी यूज होगा, फिर उसके बाद हमारा एफटीपी होगा। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमारे तीन ऑप्शन यूज होंगे। तो सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंप्लीट यूआरएल इज नीडेड टू एक्सेस द वेब। तो इसमें पूछा है कि अगर मैं कहूँ एक यूआरएल का कंप्लीट, यूआरएल का पार्ट अगर आपको मैं बताऊँ, ठीक है, यहाँ समझ लेते हैं यूआरएल का पार्ट। तो सबसे पहली चीज जो होती है यूआरएल में, अगर मैं यूआरएल इज इक्वल टू लिखूं, तो सबसे पहली चीज क्या होती है, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के बाद आपने नोटिस किया हो तो यहाँ क्या होता है, पोर्ट नंबर होता है। क्या होता है, पोर्ट नंबर होता है। फिर स्लैश, यहाँ पे www आप लिखते हो, जिसको कह सकते हो कि वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद डॉट करने के बाद फिर हम लिखते हैं क्या, डोमेन नेम, फिर यूजर नेम, यूजर नेम, फिर हम लिखते हैं डोमेन, फिर उसके बाद हम सब डोमेन नेम लिखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूँ, मान लो कि आपने कभी नोटिस किया हो, आप लिखते हो HTTPS मतलब ऐसे करके, और कई बार 80 करके ऐसे लिखा रहता है, नोटिस किया हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा www। अच्छा, ये चीज कई बार ना एब्सेंट होती है, पोर्ट नंबर जरूरी नहीं है देना। तो मैं यहाँ पे www डॉट और मान लो यहाँ पे लिख दिया techsphere.com। अब कई बार .edu.com लिख देता हूँ मैं, ये दोनों लिख देता हूँ .edu.com। आप देखो ये क्या होता है, ये कैटेगरी डिसाइड करता है, डोमेन डिसाइड करता है, एजुकेशनल पर्पज से कॉमर्शियल है। ये हमारा यूजर नेम हो गया, और ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब को शो कर रहा है, ये हमारा पोर्ट नंबर हो जाता है। ठीक है, ये पोर्ट नंबर को शो करता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, प्रोटोकॉल यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। 137 क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्स इन एक्सएमएल। एक्सएमएल क्या होता है, एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये तो सिंपल था, एचटीएमएल का अगला पार्ट होता है यूजर डिफाइन, इसमें टैग होते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म के लिए यूज होता है। तो एक्सएमएल क्या होगा, एक्सटेंसिबल। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, वेब कॉन्फ़िगर फाइल इज यूज्ड टू। अगर मैं बात करूं कि वेब कॉन्फ़िगर फाइल किस लिए यूज होती है, तो कॉन्फ़िगर द टाइम दैट सर्वर साइड कोड बिहाइंड मॉड्यूल इज कॉल्ड, नहीं। टू कॉन्फ़िगर द वेब एट सर्वर, नहीं। टू कॉन्फ़िगर द वेब ब्राउजर, ये भी नहीं होगा। तो स्टोर द ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन को और वेरिएबल डेफिनेशन को स्टोर करने के लिए एप्लीकेशन के लिए यूज होता है वेब कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन एएसपी। ठीक है, डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो एएसपी का डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, वीबी स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारा 20 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, तो 20 जो क्वेश्चन होगा इसके पार्ट 3 में आएगा। क्लियर। तो एक स्क्रिप्ट दिया हुआ है, और इस स्क्रिप्ट में आपसे पूछा है कि इस स्क्रिप्ट का आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, देखो एक लैंग्वेज और यहाँ पे एक एरे का कॉल किया गया, और ये हमारा लास्ट 0 1 2 3। तो ये हो जाएगा लास्ट जो है हमारा वो क्या होगा, क्वालिटी पॉइंट टेक्नोलॉजी, क्वालिटी पॉइंट टेक्नोलॉजी। तो लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये स्क्रिप्टिंग का कोड था हमारा। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस ईयर का पेपर चाहिए, और अगर हमारे पास वो पेपर होगा तो हम उसका सोल्यूशन जरूर लेकर आएंगे।
और ट्राई करेंगे और बेहतर से समझाने का और बेहतर से एक्सप्लेन करने का। मे बी इसमें हो सकता है पॉसिबल थोड़ा कम सही तरीके से एक्सप्लेन न किया गया हो, क्योंकि इसमें सारे फैक्चुअल हमारे जो वन कह सकते हो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन थे मैक्सिमम, क्योंकि ये कंप्यूटर ऑपरेटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामर का नहीं। कंप्यूटर प्रोग्रामर का होता थोड़ा लॉजिकल होता, थोड़ा समझाने में टाइम लगता, बट ये हमारे फैक्चुअल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन थे, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे नीड नहीं पड़ी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए।